देखो भाई, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स यानी कि फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम रे ऑप्टिक्स भी पढ़ चुके हैं और वे ऑप्टिक्स भी पढ़ चुके हैं। तो क्या मतलब हुआ सर? भाई मतलब ये है, जहाँ पे रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है ना, जहाँ, वो डिस्टेंस क्या है? फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस जहाँ पे यूँ कहूँ मैं, रे ऑप्टिक्स अपना दम तोड़ देती है ना, जितना डिस्टेंस, वो क्या होगा? फ्रेजनल डिस्टेंस। आ गया समझ में? नहीं आया? देखो, डिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, होता कितना है? तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ एक कार्डबोर्ड है और इसमें हमने एक ओपनिंग, ए ओपनिंग है, इसका ए जो है इसका डायमीटर है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक लाइट का सोर्स ऑन करते हो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ भाई, समझ गए ना? ये स्लिट है, स्लिट बोल दें या सर्कुलर ओपनिंग, राउंड ओपनिंग। ठीक है, अगर आप इस लाइट के सोर्स को ऑन करते हो तो यहाँ से लाइट रह जाएगी और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट नेचर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट नेचर, देखो इतना एरिया जो है इल्यूमिनेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट नेचर। देखो ध्यान से, स्ट्रेट नेचर मानो लाइट का, तो इस ओपनिंग में से लाइट ऐसे जा रही है सीधा, और इतना जो एरिया है स्क्रीन के ऊपर इल्यूमिनेट होगा। ओके, अब जबकि एक्चुअल में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में जो इल्यूमिनेटेड एरिया है स्क्रीन के ऊपर वो इतना नहीं है, ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट नेचर के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन हमें पता है कि लाइट क्या करती है? बेंड भी करती है, लाइट मुड़ती है, डिफ्रैक्शन करती है कि नहीं? तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस डी डिस्टेंस को, ये जो डी डिस्टेंस है ना, स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, सोर्स, स्क्रीन और एक यहाँ जो सोर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी। और ये जो इसका जो अपर्चर है, साइज है, इसको कितना मानते हैं हम? ए। डिफ्रैक्शन में यही तो माना था हमने। अब देखो आप, हमको क्या दिखता है? ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाई, ये इतना नहीं है। जो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। समझ में आ गया? जो पहला मिनिमा बनेगा, सेंट्रल मिनिमा यहाँ, यानी कि ये एक डार्क पॉइंट, नीचे सेंट्रल मिनिमा यहाँ, यानी कि ये एक डार्क पॉइंट। तो इस तरह से जब आप इस स्क्रीन को यहाँ मूव करते हो ना, यहाँ मूव करते हो, स्क्रीन को मूव करते लेके आओ, तो हमारे को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ और यहाँ। जो मिनिमा है वो आपको यहाँ मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? यहाँ। जब आप इस स्क्रीन को और मूव करोगे सोर्स की तरफ, तब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और यही दो पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ आ जाएगी। या फिर इस जो ये वाई है ना, वाई, ये जो डिस्टेंस है सी से वाई को हम फॉर्मूले की हेल्प से, वाई इज इक्वल्स टू क्या था अपना? लैम्डा डी बाई ए, इसकी हेल्प से वाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से सी से जो डिस्टेंस है ना, ये वाई जानते हो ना आप, ये वाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उस ग्राफ पे लाइन प्लॉट करते हैं। समझ में आ गया? या फिर स्क्रीन को मूव करो, आपको ऐसे पॉइंट मिल गए। समझ में आ गया? अब हम क्या देखते हैं, जब स्क्रीन को और मूव करोगे तो ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ, और मूव किया तो ये पॉइंट यहाँ है, और मूव किया तो ये पॉइंट थोड़ा सा अंदर आ गया, अंदर। समझ में आ गया? और मूव किया थोड़ा सा और अंदर। तो अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स से आपको कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? ये पॉइंट यहाँ, ये अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स हमारे को ऐसा ग्राफ मिला। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए? भाई डिफ्रैक्शन होता है, वो चीज़ आपने पढ़ रखी है ना, डिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ से ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे गई लाइट बेंड कर गई टुवार्ड्स ऑब्स्टेकल है ना, ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड कर गई। समझ में आएगा? इस ग्राफ को आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये ग्राफ मैंने थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी में प्लॉट कर दिया, लेकिन बनेगा कुछ ऐसा। आप क्या कहते हो? आप कौन सा मानते हो?
कौन सा ग्राफ सही है? फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया, ये जिसके कारण इतना सेंट्रल मैक्सिमा है ना, और वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इतना जो है सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इतना। तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? दोनों सही कैसे होंगे फिर? दोनों सही थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही सही होगा। या फिर तुम कहते हो नहीं सर हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो अपनी मानेंगे, हम तो दोनों में से किसी को सही नहीं मानते, हम तो अपना ही चलाएंगे, कुछ अलग रूल। तुम मेरी तरह क्यूट और हैंडसम थोड़ी ना कि तुम अपनी चला सकते हो फिजिक्स में। समझ में आ गया? देखो ये क्या है, ये जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है सेकंड वाला, दिस इज अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको इतना नहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये आपका सही है। समझ में आ गया? ये सही है, सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा बनेगा स्ट्रेट नेचर से, ठीक है। तो आप देखो जहाँ तक स्ट्रेट नेचर फॉलो होगा लाइट का, उतना डिस्टेंस क्या माना जाएगा? फ्रेजनल डिस्टेंस। समझ में? जहाँ तक आप देखो, यहाँ स्क्रीन रखोगे, क्या वैलिड है? रे और वेव दोनों, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे भी रे ऑप्टिक्स दिख रहा है ना आपको भाई, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे ना हम। तो यहाँ इमेज किसके कारण बनेगी? रे ऑप्टिक्स के कारण। यहाँ इमेज किसके कारण? रे ऑप्टिक्स के कारण। यहाँ इमेज किसके कारण? स्क्रीन को यहाँ रखते हो तो किसके कारण? रे ऑप्टिक्स के कारण। यहाँ रे ऑप्टिक्स के कारण। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही वे ऑप्टिक्स। तो यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जहाँ पे रे ऑप्टिक्स अपना दम तोड़ देता है, रे ऑप्टिक्स ने अपनी वैलिडिटी ख़त्म कर दी, दैट इज़ फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया? इससे आगे अगर चलोगे, इस डिस्टेंस से अगर आगे बढ़े आप, तो फिर क्या डोमिनेंट होगा? वे ऑप्टिक्स। लाइट का कौन सा नेचर माना जाएगा? वे ऑप्टिक्स। तो हम फ्रेजनल डिस्टेंस पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक लाइट का जो स्ट्रेट नेचर है वो डोमिनेंट होगा, और कितने डिस्टेंस तक उसके बाद लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट होगा। कुछ आया समझ में? ये चीज़ समझनी है। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ना बेटा, इतना डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ZF, फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या बोला जाएगा? ये फ्रेजनल डिस्टेंस। आ गया समझ में? नहीं आया तो समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब फ्रेजनल डिस्टेंस कितना होता है? तो फ्रेजनल डिस्टेंस होता है ZF = a²/λ। कहाँ से आया वो चीज़ भी समझाऊंगा। समझ में आ गया? कहाँ से निकल करके आया ये, कहाँ से ड्राइव किया, वो चीज़ भी बताऊंगा। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इनको, ताकि आपको दिखे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखो भाई, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है बॉडी के ऊपर, यहाँ तक स्ट्रेट नेचर वैलिड है, उसके बाद वेव नेचर से इमेज बनेगी, है ना। तो ये फ्रेजनल डिस्टेंस है, ठीक। अब आप एक चीज़ समझिए जो डी डिस्टेंस है ना, ये कहाँ का डिस्टेंस है? कार्डबोर्ड से और स्क्रीन के बीच का, है ना। अगर आप इस स्क्रीन को यहाँ ले आते हो तो आपका जो डी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? ZF के इक्वल। फ्रेजनल डिस्टेंस कितना है? ZF। यानी इस स्क्रीन को यहाँ ले आते हो तो ये कैपिटल D जो है ना, इतना हो गया आपके लिए कैपिटल D। कैपिटल D किसके इक्वल हो गया? फ्रेजनल डिस्टेंस के। आगे समझ में? अब a²/λ आया कहाँ से? वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अगर आप देखते हो ये जो एंगल है, देखो यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं यहाँ। एक ये जो डिस्टेंस होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होता है, बेटा ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस हम क्या मानते हैं? y। कुछ आया समझ में? ये y जो होता है, ये y सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी विड्थ कितनी होती है? ये जो y डिस्टेंस ऊपर या नीचे, जो ये हाफ है ना, हाफ एंगुलर विड्थ है, ये कितनी है? आप देखो ये तो ये डबल हो जाती है ना इतनी, तो और ये कितनी होगी? हाफ। ये एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ। ये हाफ एंगुलर विड्थ कितनी होती है? फॉर्मूला आपने याद किया होगा, y = λ/d/a। और फिर इतनी और इतनी जुड़ के क्या बन जाएगी? 2λ/d/a। याद आ गया? तो हाफ एंगुलर विड्थ कितनी है? y/d/a। समझ में ये चीज़? अब अगर आप देखो, अगर आप यहाँ ले आते हो, इस स्क्रीन को आप यहाँ ले आते हो, तो ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो y है ना, देखो अब ये y यहाँ इतना हो गया, y अब कितना हो गया बेटा? ये y इतना है। कुछ समझ में आया? इस फ्रेजनल डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हाफ एंगुलर विड्थ है ना, हाफ एंगुलर विड्थ, दिस विल बी इक्वल्स टू एपर्चर।
ये जो होल का जो डायमीटर है, होल का जो डायमीटर है ए, एपर्चर है जो इसका साइज है, उसके इक्वल साइज की इमेज बनी है यहाँ। कितने डिस्टेंस पे? फ्रेजनल डिस्टेंस पे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? जब आप ऐसे स्क्रीन को मूव करोगे, आप यहाँ स्क्रीन लेके आते हो तो यहाँ इसके आगे स्क्रीन लेके जाओगे तो इमेज किसके कारण बनेगी? वेव ऑप्टिक्स के कारण। तो ये फ्रेजनल डिस्टेंस है। इस फ्रेजनल डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हाफ एंगुलर विड्थ है ना, ये हाफ यहाँ इतनी होगी, छोटी होगी, और ये हाफ एंगुलर विड्थ यानी कि जो इमेज बनी यहाँ, ये इतना साइज है, इतना एपर्चर के इक्वल। ये वाई का साइज कितना है? एक इक्वल है यहाँ। कुछ आया समझ में? ये जो इमेज दिख रही है ना हाफ एंगुलर विड्थ इसकी, यहाँ हाफ एंगुलर विड्थ ज़्यादा होगी, किसके कारण? रे ऑप्टिक्स के कारण। लेकिन हम तो कहाँ तक की स्टडी करें? जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। तो यहाँ ये वाई इतना है, ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? जेड एफ। यहाँ पहले वाले में कितना था? डी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये कहाँ से आया, वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। सीधा रटवा देते हैं टीचर्स, इसको भाई रट लो, सीधी बात है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज़ को कैसे समझते हो, ठीक है। सो इसको दो तरीके से समझाता हूँ। इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस z, हाफ एंगुलर विड्थ बिकम, हाफ एंगुलर विड्थ कितनी होगी? क्या लिखूं? लैम्डा डी बाई ए। बताओ सही लिखा? लैम्डा डी बाई ए। तो यहाँ पे डी क्या है आपका? यहाँ पे डी क्या है? जेड एफ। क्या है डी बेटा? जेड एफ, फ्रेजनल डिस्टेंस। आ गया समझ में? बस कुछ चेंज नहीं करना। हाफ एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा? एंगुलर विड्थ बिकम लैम्डा जेड एफ बाई ए। कुछ आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ। ये विड्थ बड़ी होगी अगर आप इस डिस्टेंस से ज़्यादा जाओगे तो। दिस एंगुलर विड्थ विल बी मोर, किससे बड़ी होगी? ये एपर्चर से बड़ी होगी। ये साइज है ना, ये स्लिट का जो या होल का जो साइज है, समझ में आ गया? इससे बड़ी होगी। कब? जब आप जेड एफ बड़ा चूज करोगे। क्या बड़ा चूज करोगे आप? जेड एफ। यानी कि आपने लैम्डा जेड एफ बाई ए अगर ये बड़ा चूज़ किया तो ये जो विड्थ है ना ये वाली, ये इससे बड़ी होगी, सीधी बात है। टेंशन वालों दो तरीके से समझाऊंगा इसको। क्या कह रहा है? अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो ना, डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, अरे डिस्टेंस बढ़ा दिया, क्या इंक्रीज कर दिया? जेड एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा रखा है। जेड एफ अगर आपने बढ़ा दिया जेड एफ, तो ये वाई बड़ा नहीं हो जाएगा ए से? समझ में? तो ये जो एंगुलर विड्थ है ये क्या हो जाएगी? ज़्यादा। दिस एंगुलर विड्थ विल बी मोर इफ जेड एफ ग्रेटर देन ए। ये ज़्यादा होगी। अब देखो इस चीज़ को, लैम्डा जेड एफ बाई ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अगर मैं इस ए को उधर ले जाऊँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? तो जेड एफ इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा। जेड एफ पलट के लैम्डा नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर। क्या बन गया फॉर्मूला? जेड एफ ए स्क्वायर बाई लैम्डा। आगे समझ में नहीं आया? दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका समझाओ। देखो, पाथ डिफरेंस क्या होता था अपना? लैम्डा। तो थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। हाँ, एम आई करेक्ट? थीटा ये है थीटा ये वाला, दिस इज थीटा। आ गया समझ में? अब इस थीटा को आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से लिखें। आर्क यानी कि वाई, और आर्क अपॉन रेडियस कितना है? ये देखो आप थीटा को कैसे लिखोगे? थीटा आर्क अपॉन में रेडियस। क्या लिख सकते हो ऐसा? ये छोटा है ना, ये तो बहुत छोटा है होल। समझ में आएगा? कभी आप सोचो कि एंगल तो यहाँ बन रहा है, नहीं, ये सोर्स पास में, ये समझिए ये सोर्स यहाँ है। समझ में गया? एंगल यहाँ है थीटा। कुछ आया समझ में? तो क्या लिख दिया? वाई बाई जेड एफ, आर्क अपॉन में रेडियस लिख दिया। थीटा तो सेम है, एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस भी क्या होगा? इक्वल। सो लैम्डा बाई ए इज इक्वल्स टू वाई बाई जेड एफ। और मैंने आपको बताया था अभी
जेड एफ पे एट जेड एफ फ्रेजनल डिस्टेंस पे जो हाफ एंगुलर विड्थ है वाई किसके इक्वल होगा, एपर्चर के इक्वल, इस होल के साइज के इक्वल। यानी कि यहाँ जो इमेज का साइज होगा ना, यहाँ इतना साइज बोल रहा हूँ, न कि पूरा हाफ एंगुलर विड्थ, ये साइज किसके इक्वल होगा, इसके एपर्चर के साइज के इक्वल। आ गया समझ में। तो y इज इक्वल्स टू ए, तो लेमडा बाई ए इज इक्वल्स टू ए बाई जेड एफ, जेड एफ को इधर ले आओ, जेड एफ इज इक्वल्स टू ये पलट के ऊपर चले जाएगा ए स्क्वायर बाई लेमडा, हैंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया ना, दैट आई एम सो मच जीनियस। प्रूव आगे नहीं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, क्या इतना क्लियर हुआ? अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, देख लो भाई। अरे मेरे को कह रहा हूँ, इसको तो देख लिया बहुत। फ्रेजनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम the opening up to which ray optics is used for making images. Okay, फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ तक रे ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है इमेजेस बनाने के लिए। समझ में आ गया? एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस डिस्टेंस वेव ऑप्टिक्स शुड बी फॉलोड। कुछ आया भाई समझ में? इस डिस्टेंस के बाद क्या फॉलो होगा, वे ऑप्टिक्स फॉलो होगी। आ गया समझ में? अब ये आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देगा फ्रेजनल डिस्टेंस। देखो फ्रेजनल ने क्या बताया, फ्रेजनल ने ये गाइडलाइन बताई है। क्या गाइडलाइन बताई है? कि आपको कहाँ तक रे ऑप्टिक्स मानना है, क्योंकि लाइट दोनों बिहेवियर शो करती है ना। तो फ्रेजनल ने गाइडलाइन बनाई, मैंने बताया आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, शुरू में बता दिया। क्योंकि आपको कहाँ तक रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और कहाँ तक वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, कितने डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो फ्रेजनल ने एक गाइडलाइन तैयार की, क्योंकि हम लैब में इमेजेस बनाते हैं लेंस के थ्रू, मिरर्स के थ्रू। तो कितने डिस्टेंस तक, आप देखो, आप अपने पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर क्या ड्रॉ करते हो, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इमेजेस बनते कि नहीं आपकी? बस तो फिर तो अगर आप सोचते हो कि लाइट का वेव नेचर है, लाइट का वेव नेचर होना चाहिए, तो फिर हम पेपर के ऊपर इमेजेस वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से क्यों नहीं बनाते, वेव ऑप्टिक्स का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का यूज़ करोगे ना तो इमेजेस कभी बन ही नहीं सकती। किधर से किधर रे बनाओगे, आडी टेढ़ी कैसे चलेगी रे, और इमेज कैसे बन जाएगी फिर, लेंस के थ्रू या फिर मिरर के थ्रू। तो वेव ऑप्टिक्स का यूज़ करके आप इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते लैब में और पेपर के ऊपर। समझ में आ गया? तो उसके लिए फ्रेजनल ने एक डिस्टेंस बनाया कि आप इतने डिस्टेंस तक, टेंशन मत लो, इतने डिस्टेंस तक क्या वैलिड रहेगा, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद आफ्टर दैट क्या वैलिड होगा, वेव ऑप्टिक्स। आया समझ में? क्यों समझाया मैंने ये? सो भाई इतने डिस्टेंस के बाद कितना डिस्टेंस, जेड एफ कितना डिस्टेंस है, ए स्क्वायर बाई लेमडा, ए स्क्वायर बाई लेमडा के बाद क्या वैलिड होगा, वेव ऑप्टिक्स। समझ गए? अब ए बदला, एपर्चर इसका साइज बदला, और लेमडा अगर चेंज हुआ ना बेटा, तो फिर ये फ्रेजनल डिस्टेंस भी बदलेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ए इसका विड्थ चेंज करते हो आप और लेमडा चेंज करते हो, तो वो डिस्टेंस 2 मीटर भी हो सकता है, और वो डिस्टेंस 18 मीटर भी हो सकता है, वो डिस्टेंस 20 मीटर भी हो सकता है। समझ में आ गया? किसका डिस्टेंस है? रे ऑप्टिक्स बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स 2 मीटर तक वैलिड हो सकती है लेमडा के अकॉर्डिंग। किसी लाइट की वेवलेंथ अगर अलग चूज़ किया आपने, तो उस कलर के लिए रे ऑप्टिक्स का जो वैलिडिटी है वो अलग होगा। अलग अलग कलर के लिए रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? कोई 2 मीटर हो सकता है जेड एफ, या कहीं 18 मीटर हो सकता है, वो आप किसके अकॉर्डिंग बदल सकते हो, लेमडा के अकॉर्डिंग। आगे समझ में? अभी जैसे आपके सामने एक न्यूमेरिकल देता हूँ।
देखो बेटा, दो न्यूमेरिकल आपके आगे, दोनों में अपर्चर का साइज अलग है और वेवलेंथ अलग है, कुछ आया समझ में? तो भाई जेड एफ भी चेंज होगा, मैंने बताया आपको कई बार। अब देखो जेड एफ कितना होगा इस न्यूमेरिकल के लिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए जेड एफ फ्रेजनल डिस्टेंस यानी कि रे ऑप्टिक्स की वैल्यूटी कितनी, देखो जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3 मिलीमीटर बेटा, 3 मिलीमीटर 10⁻³ ए स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ समझ गए? जब आप इसको सोल्व करते हो, देखो सोल्व करोगे ना इसको, तो जेड एफ निकल करके आते हैं कितना, 18 मीटर। सोल्व कर लेना बड़े, कितना आएगा 18 मीटर। यानी कि इस केस में रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कहाँ तक है, 18 मीटर तक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पेपर पर इमेज बनाते हो ना लेंस की हेल्प से या मिरर की हेल्प से, प्रॉब्लम ही नहीं है। 18 मीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और आपका पेज या जो पेपर है आपका कितना होगा, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा नहीं, होगा ना पेज के ऊपर। लैब में भी, लैब में जो आपका ऑप्टिकल टेबल है वो भी 2 मीटर से बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम 1.5 मीटर, समझ गए? ऑप्टिकल टेबल जिसके ऊपर इमेजेस ड्रॉ करते हैं लैब में विद द हेल्प ऑफ लेंसेज एंड विद द हेल्प ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए? तो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेजनल डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कहाँ तक है, 18 मीटर तक। 18 मीटर के बाद फिर क्या वैलिड होगा, वे ऑप्टिक्स, समझ गए? इस क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द अपर्चर ऑफ आवर आई पीपल, पीपल का अपर्चर कितना है 1 mm, ठीक है। अब वेवलेंथ कितनी मानी हमने, जो एक एवरेज वेवलेंथ है ना अपने स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है? तो बड़ा है, अगर आप लैम्डा बड़ा चूज करते हो तो फ्रेजनल डिस्टेंस कम हो जाएगा, आगे समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग जेड एफ की वैल्यू जो आएगी, जेड एफ 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 6 इंटू क्या लिखा जाएगा 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका जेड एफ निकल करके आता है कितना, जेड एफ निकल करके आया आपका 1.67 मीटर। बताओ भाई, ये तो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर के करीब है, 1.67 मीटर कितना है, 2 मीटर के करीब। तो अपने आई में जो इमेज बनेगी वो किसकी हेल्प से बनाओगे आप, आई में रेटिना पे इमेज बनेगी, दिक्कत ही नहीं है। क्या आई का साइज इतना बड़ा है क्या, 1 मीटर की है क्या आई, 2.5 सेंटीमीटर बहुत छोटा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो लेंस बनाने वाले होते हैं ना बेटा ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो भी किसका यूज़ करते हैं, रे ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं। वे ऑप्टिक्स नहीं मानते हो क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, समझ में गया? क्योंकि इमेज जस्ट कितनी दूर बन जाएगी स्पेक्टिकल्स के और रेटिना के बीच में, स्पेक्टिकल्स यहीं तो लगते हैं पास में ही, कोई बड़ा डिस्टेंस तो नहीं है रेटिना का और स्पेक्टिकल्स का, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.67 मीटर तक वैलिड है ही, और ये सारा डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है, आ गया समझ में? तो ये है, दिस इज फ्रेजनल डिस्टेंस, समझ में आया? नेक्स्ट हम कर रहे हैं भाई डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बेटा, बहुत ज़बरदस्त। डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड आपने पढ़ा था 11th क्लास में, आता है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, सेम है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, सेम है बिल्कुल, समझ में आ गया? क्या है डॉपलर्स इफेक्ट, क्या है? तो कभी आपने ऑब्जर्व किया क्या? देखो मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ना वो ऑब्जर्व करने की है बस, ठीक है? लाइफ में ऑब्जर्व करो, फिजिक्स का मतलब फील करना, ठीक है? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जब कभी आप जा रहे हो कहीं रोड पे और सामने से कोई म्यूजिक सिस्टम चलता आ रहा हो, पहले क्या समझाऊंगा, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, सेम है मैंने बताया, ठीक है? जब आप सामने से किसी ट्रैक्टर पे या किसी गाड़ी में साउंड म्यूजिक सिस्टम चलता हुआ देखते हो, सुनते हो उस चीज़ को, तो आप कभी क्या फील किया आपने, कभी देखा ही नहीं होगा आज तक आपने। देखो मैं बताता हूँ, जब आप मूव कर रहे हो, वैन एवर देर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है? ये वो ट्रैक्टर है, ट्रक है, कुछ भी जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, साउंड प्रोड्यूस करेगा म्यूजिक सिस्टम, गाने बज रहे हैं, ठीक है? और आप ऐसे चल रहे हो, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। इफ़ यू आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फील होगी। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ना, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको फील होगी। ऐसा कैसे सर? तो वही चीज़ समझा रहा हूँ, ये होती है ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टी, हाँ? और जब ये सोर्स जो है ये साउंड प्रोड्यूस करता हुआ ऑब्जर्वर हो आप, और आपकी तरफ अगर आ रहा है ना, तो
तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फील होगी। कैसे? यूँ समझिए एक स्प्रिंग है और इसको दबा दिया गया है, कुछ समझ में? इसको कंप्रेस कर दिया है, टाइम आपको कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो टाइम का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। समझ में आ गया? तो ये टाइम कम लगेगा, टाइम कम फील होगा। टाइम कम फील होगा तो क्या होगा? अब ये आपको ऐसी लगेगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फील होगी आपको। और रियलिटी में बता देता हूँ, कभी लाइफ में ऑब्जर्व कर लेना, ऐसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो ये है और ये फ्रीक्वेंसी फील होगी आपको। ज़्यादा है ना फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कम है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा। जब सोर्स और आप दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तब आपको क्या लगेगा? ये स्प्रिंग समझो क्या हो गया? कंप्रेस। कुछ आया समझ में? वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। नहीं आएगा समझ में? ऐसा ही होगा। यानी कि कोई सॉन्ग अगर बज रहा है ना, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप गाड़ी का हॉर्न ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है? आपको डॉपलर इफेक्ट इन साउंड नज़र आ जाएगा। करोगे ना ऑब्जर्व? आज के बाद कर लियो कभी भी। जब होगा क्या, मान लो जब कोई ट्रैक्टर जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है वो आपकी तरफ आ रहा है और आप भी उसकी तरफ जा रहे हो, तो आप में रिलेटिव मोशन कैसा है? टुवार्ड्स ईच अदर, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फील होगी। मान लो सॉन्ग बज रहा है कुछ भी, उसमें धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, आना नहीं किसी को, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये गाना बज रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी शार्पनेस बढ़ जाएगी उस सॉन्ग की। समझिए इस चीज़ को, उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा फास्ट महसूस होगी, फास्ट। लेकिन जैसे ही वो पास से गुजरा, जैसे पास से गुजरेगा आपको क्या फील होगा पता है? जब ऐसे गुजरा था ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में, जैसे पास से निकला, धीरे धीरे से ज़िंदगी में स्लो हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये हमारे को फील होगा। समझ में आ गया? जब तक आप एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे और जैसे ऐसे इस पॉइंट के ऐसे निकलोगे तब दूर जाओगे एक दूसरे से, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम, और साउंड अपने आप स्लो हो जाएगा, आवाज़ मोटी हो जाएगी। आवाज़ मोटी होगी, थ्रिलनेस नहीं होगी साउंड में। जब एक दूसरे के करीब आ रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, शार्पनेस बढ़ गई, और जैसे एक दूसरे से दूर जाओगे साउंड थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मोटी आवाज़, और क्या हो जाएगा? स्लो। कैसे गाएगा आपको खुद एहसास होगा इस चीज़ का। कैसे गाने लग गया अब ये? धीरे धीरे से कैसे गाने लग गया ये? सच में ऐसा ही होगा। दिस इज डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। क्या फील हुई ये चीज़? कर लेना भले ही। या किसी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन जब आ रही है ना, तो ट्रेन का हॉर्न वैसा ही है, दूर से बजता आ रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आपके पास से गुजरेगी ना, आपको उसमें चेंज नज़र आएगा, साउंड में। साउंड चेंज हो गया हॉर्न का, हॉर्न किसी अलग तरीके से बज रहा है। ऐसा ही होगा। आगे समझ में? हाँ, तो ये ऑनलाइन वालों को तो मैं फील भी करवा दूंगा वीडियो डाल करके। ठीक है, अब सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसी चीज़ को देखिए। अगर ये जो सोर्स है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, देखो इसी चीज़ को, अब ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, ध्यान से देखिए। इस स्प्रिंग को खींचिए ना, इस स्प्रिंग को खींचिए आप, इस स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। जब आप इस स्प्रिंग को खींचोगे तो ऐसी हो जाएगी कुछ, तो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज कर गई। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई यानी कि क्या बढ़ गई है? वेवलेंथ, लैम्डा। समझ में? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। एक्चुअल में उसकी फ्रीक्वेंसी ये है और वेवलेंथ ये है, लेकिन जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग फील होगी, और जब एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग फील होगी, दोनों बार। कुछ आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? सेम इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? लाइट में। ठीक है, दिस इज डॉपलर इफेक्ट। लाइट के केस में भी ऐसा होगा, बिकॉज लाइट इज ए वेव एंड साउंड इज ए वेव। तो किसी सोर्स से आने वाली लाइट को अगर आप देख रहे हो और आप उसके नज़दीक जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं? सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, आप सोर्स की तरफ जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं? यानी कि जो सोर्स का कलर है एक्चुअल कलर, उससे अलग कलर की लाइट दिखाई देगी आपको। आगे समझ में? और जब आपसे सोर्स दूर जा रहा होगा तो आपको उसका रियल कलर नहीं, अलग ही कलर दिखाई देगा। तो जब पास आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी कम फील होगी। कुछ है समझ में? और इसके कारण साउंड का इफेक्ट तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन लाइट में क्या होगा? लाइट का कलर चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज डॉपलर इफेक्ट।
सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ एक चीज़ बस डाल लेना, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे लाइट का डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं, तो सोर्स कैसा है, साउंड का नहीं है, किसका है, लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट। और जब ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस जो होगी वो अलग होगी ऑब्जर्वर को, और इसी को क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। बस आया समझ में। लेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है। लेट फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस्ड, फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस्ड, जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस हो रही है दैट इज म्यू डैश, समझ में आएगा। तो जब आप ये फाइनल है और ये इनिशियल है जो उसकी है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा, डेल्टा न्यू आएगा कि नहीं। तो इस चीज़ को फिर मैं क्या लिख दूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा न्यू, डेल्टा न्यू। रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर कितना है, v, रिलेटिव स्पीड है ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। स्पीड ऑफ लाइट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इज c, ओके। तो फॉर्मूला क्या है डॉपलर इफेक्ट का, सीधे सीधे याद रखना है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला याद रख लो बस, समझ गए, प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या फॉर्मूला हुआ पता है, इन्हीं से रिलेट करके फॉर्मूला बना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर v डिवाइडेड बाय c, बस दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रखो, ये आपको देगा न्यूमेरिकल में अगला कि ऑब्जर्वर और उस सोर्स के बीच में जो स्पीड है दैट इज v, और ये आपको पता ही है, देख लो ये आपको पता है, c इज स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये आपको देगा अगला और बोलेगा कि जो ब्लू कलर है या येलो कलर की लाइट है उसमें बताओ फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ये दे रहा है अगला येलो कलर, स्पीड दे रखी है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, ये आपको पता ही है, तो क्या निकाल लोगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी जो आपको फील हुई माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज। आगे समझ में। अब ये आपकी बुक में कैसे लिखा गया बेटा, बुक में कैसे लिखा हुआ बताइए, देखो ये ऐसे लिखा हुआ v डेल्टा न्यू बाई न्यू और मल्टीप्लाई बाय c, बताओ क्या कर ले इसका, प्लस माइनस। अब ये समझ में नहीं आता प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए क्या लग गया है, माइनस। आ गया कि नहीं आया समझ में। अब ये तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में है, लेमडा की टर्म्स में भी ये फॉर्मूला है सेम, v इज इक्वल्स टू ये क्या है, लेमडा डेल्टा लेमडा बाई लेमडा c, बस लेमडा की टर्म में ये फॉर्मूला है, ये नहीं है समझ में। लेमडा ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, वेवलेंथ, बस चेंज इन लेमडा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेमडा इज इक्वल्स टू v बाई c, लेमडा की टर्म्स में ये फॉर्मूला रही। आगे समझ में। तो मैं तो ये कहूँगा आप ये एक फॉर्मूला याद रख लो बस, ये ओनली वन फार्मूला, दिस इज डॉपलर इफेक्ट। अब एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉपलर इफेक्ट कहता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं डॉपलर इफेक्ट को। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ये स्टार डाल के लिखवा रहा हूँ, कुछ खास पॉइंट है मान लो। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर then frequency will decrease, okay। अब
होता क्या है, हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया अपना सोलर सिस्टम, जो कोई दूसरा सोलर सिस्टम था, ठीक है, उसकी फैमिली को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कोई दूसरे स्टार्स हैं अपने यूनिवर्स में, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें 7 कलर्स हैं। कितने कलर हैं? 7 कलर। तो अपने स्पेक्ट्रम में जो कलर हैं VIBGYOR, ठीक है, ये मिडल है, बीच वाला ग्रीन। तो बेटा हमने क्या किया, इस चीज़ को समझने की ट्राई किया डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है। तो हमने देखा ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी है ग्रीन की, अगर आप इधर आ रहे हो तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्या है ये, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और उधर जा रहे हो तो क्या है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अरे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, ज़्यादा नीचे की तरफ आओगे, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की क्या है, सबसे ज़्यादा, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम। तो हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि दूर से जो स्टार देख रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व किया हमने, या कोई सन है जैसे अपना सोलर सिस्टम है उसकी फैमिली, दूसरा सन है उसकी फैमिली को ऑब्जर्व किया हमने, दूसरा सोलर सिस्टम। तो हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, किससे पता लगा, डॉपलर इफेक्ट से, ठीक है। हमको क्या दिखा, हमको ये दिखा कि उनका जो उनसे आने वाली लाइट जो है ना वो रेडिश कलर शो करती है बेटा। कैसा कलर शो करती है, रेडिश, लाल। और लाल कलर कब दिखेगा, एक्चुअल में तो वाइट लाइट है सन में, आपको पता है कैसी लाइट है, वाइट लाइट। लाल कलर कब दिखेगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज यानी कि आप किधर जा रहे हो, रेड कलर की तरफ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और सोर्स और ऑब्जर्वर किधर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर। तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रेड शिफ्ट। तो हमारे को दूसरे स्टार्स में, सन्स में, दूसरी गैलेक्सीज में क्या दिखा, रेड शिफ्ट देखने को मिला। और जब आप इधर बढ़ रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, वॉयलेट शिफ्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। यानी कि जो स्टार आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उनसे आने वाली लाइट ब्लू या फिर वॉयलेट कलर की होती तो हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आगे समझ में। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जितने भी स्टार्स हैं या गैलेक्सीज, दूसरे स्टार हैं दूसरी गैलेक्सीज में, हमने उनमें क्या ऑब्जर्व किया, रेड शिफ्ट। यानी कि फ्रीक्वेंसी कम दिखी। फ्रीक्वेंसी कम दिखी, कब दिखेगी कम, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हों। तो इस चीज़ के ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला पता है, आवर यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग। आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली। लगातार हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। क्यों? क्योंकि रेड शिफ्ट देखने को मिला दूसरे स्टार से आने वाली लाइट से। अब इसी चीज़ को उल्टा कर लो, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब किसी टाइम पे बहुत क्लोज भी होंगे हम, तभी तो दूर जा रहे हैं। किसी टाइम पे क्या थे, क्लोज थे, यानी कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु में क्या था, सीमित था। अब ऐसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे जब कोई विस्फोट होगा, बम फटेगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो ये साइंटिस्ट की थ्योरी है, सही है कि गलत है वो मैं नहीं बता रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ हमारा जो अनुमान है वो क्या था, किसी ना किसी टाइम पे पूरा यूनिवर्स एक ही जगह पे होगा और यहाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, उसके कारण इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। समझ में? और उस थ्योरी का नाम हमने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी। कुछ आया समझ में? कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। किसके बेसिस पे दे दी हमने बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पे। आगे समझ में? अब डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है बेटा, कहाँ डॉपलर इफेक्ट यूज होता है, जस्ट 2 मिनट्स में देखिए। डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट आर, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ओके, जो स्टार्स की स्पीड अगर देखना चाहते हैं, गैलेक्सीज की स्पीड, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, इन मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ सन, सन जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना बेटा, वो रोटेशन कितना है, विच इज अबाउट कितना है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यस। नेक्स्ट, थर्ड इज इन मेजरमेंट ऑफ thermonuclear reactions, in measurement of temperature of plasma in thermonuclear reactions। समझ गए? लास्ट,
थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं? प्लाज्मा का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर जैसे सन में क्या है? प्लाज्मा। मैटर की एक अलग स्टेट के बारे में जानते कि नहीं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो सन में है प्लाज्मा। इन एस्टिमेशन ऑफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, आगे रॉकेट्स एंड सबमरीन्स। एरोप्लेन्स की स्पीड का एस्टिमेशन निकालना है, रॉकेट्स की या सबमरीन्स की पनडुब्बी की जो स्पीड है उसके लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज इन एस्टिमेशन ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन कैसे होता है। ठीक है।